हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द M2M क्लासेज। दोस्तों, आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 42 यूपीपीसीएस और आरओ का महत्वपूर्ण इसमें जीएस के क्वेश्चन हैं। सभी को मेरे साथ करने की कोशिश करना, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है M2M क्लासेज नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर मिलती है। देखो, अब इसमें पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, एक साइड में सीमा रेखाओं के नाम लिखे हुए हैं और एक साइड में देशों के नाम लिखे हुए हैं, यानी किस किस देश के मध्य ये रेखाएं स्थित हैं। तो सबसे पहले है इसमें डूरंड रेखा। तो देखो, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान आ जाए तो लगा देना, लेकिन भारत और अफगानिस्तान इसमें से है नहीं, इसमें दिया हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है, यानी ये इन तीनों के देशों के मध्य में पड़ती है, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य। लेकिन ऑप्शन में आपके दो ही आएंगे, या तो भारत और अफगानिस्तान आएगा या पाकिस्तान और अफगानिस्तान आएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के मध्य स्थित है। दूसरी है इसमें 17वीं समांतर रेखा। देखो, 17वीं समांतर रेखा जो है ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित है, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों के मध्य स्थित है ये। देखो, हिंडनबर्ग रेखा, ये भी काफ़ी कॉमन है, ये पूछी जाती है और महत्वपूर्ण रेखा है ये, जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। मैगिनोट रेखा, मैगिनोट है जर्मनी और फ्रांस के मध्य। तो देखो, ये मिलान बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, कुछ रेखाएं और हैं, वो और बता देता हूँ। जैसे एक है, ये तो 17वीं तो हो गई है, ठीक है। एक है जैसे 49वीं, ठीक है, 49वीं समांतर जो रेखा है वो अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है, पूछी जा सकती है। एक है 38वीं समांतर रेखा, वो उत्तरी जो कोरिया है उसको दक्षिणी कोरिया से अलग करती है, ठीक है। एक देखो, हिंडनबर्ग इसमें आ गई। एक है सीज फ्राइड, और याद कर लेना सीज फ्राइड, वो जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको मिलान करना है। देखो, कुछ परियोजनाएं, कुछ इसमें जैसे राष्ट्रीय उद्यान भी दिए हुए हैं, तो ये मिलान करना है, आपको देखना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। जैसे कि उकाई परियोजना दी हुई है इसमें। देखो, उकाई जो परियोजना है ये उकाई नदी पर है। देखो, अधिकतर जो परियोजनाएं होती हैं उनका नाम जो होता है नदियों के अनुसार ही होता है, यानी जिस नदी पर जो परियोजना बनाई जाती है, बांध बनाया जाता है, उसको उस नदी के नाम से ही अधिकतर जाना जाता है। तो देखो, उकाई परियोजना ये गुजरात में पड़ती है और उकाई नदी पर स्थित है, तो इसका मिलान हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। दूसरी है इसमें पत्रातु परियोजना। पत्रातु ये थर्मल पावर परियोजना है जो पत्रातु है, और ये झारखंड राज्य में पड़ती है, ठीक है, तो इसका 1 हो जाएगा। तीसरा देखो, इसमें राष्ट्रीय उद्यान है पेंच, और ये मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है उसमें पड़ता है ये पेंच जो है, ठीक है, काफ़ी कॉमन है, पढ़ा भी होगा आपने। देखो, ढाबोल, ढाबोल ये कहाँ पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र राज्य का जो रत्नागिरी जिला है उसमें एक नगर है ये ढाबोल। क्या है? एक नगर है, याद रखना। ना तो ये राष्ट्रीय उद्यान है, ना ये कोई परियोजना है, तो ये नगर है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी 3 हो जाएगा, 2 1 4 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, इसमें कथन दिए हुए हैं, कौन सा सही नहीं है वो देखना है। पहला कथन है इसमें, ऐसी खाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्ण तथा पिछला चौड़ा होता है उच्च ज्वार के अंतर्गत आते हैं। ऐसी खाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्ण तथा पिछला भाग चौड़ा होता है उच्च ज्वार के अंतर्गत आते हैं। देखो, काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है इसमें पहला, कि ऐसी खाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्ण तथा पिछला भाग चौड़ा होता है। तो ये जो स्थिति है ना, ये कब बनती है? ये निम्न ज्वार के आने के समय बनती है। तो देखो, इसमें उच्च ज्वार दिया हुआ है, ये पहला तो इसमें गलत है ना, पहला गलत कर दो इसमें। दूसरा है, जब कोई खाड़ी खुले सागर से संकीर्ण चैनल द्वारा जुड़ी होती है तब वहाँ ज्वारीय धाराएँ आती हैं। देखो, दूसरा इसमें सही है, जब कोई खाड़ी खुले सागर से संकीर्ण चैनल द्वारा जुड़ी होती हैं तब वहाँ पर ज्वारीय धाराएँ आती हैं, तो ये भी ठीक है। तीसरा है इसमें, जब ज्वार किसी नदी की संकीर्ण तथा उथली ज्वारनद मुख यानी एस्चुरी में प्रवेश करती है तथा ज्वारीय भित्ति बनती है। जब ज्वार किसी नदी की संकीर्ण तथा उथली ज्वारनद मुख यानी एस्चुरी में प्रवेश करती है तब ज्वारीय भित्ति बनती है, तो देखो ये भी सही है इसमें, तीसरा भी। चौथा इसमें, हुगली नदी के मुख पर उसकी ज्वारीय प्रकृति कोलकाता बंदरगाह के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखो, महत्वपूर्ण ही है, तो ये तीनों ही सही है। इसमें ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है ये गलत है इसमें, और यही जवाब है इसका, क्योंकि जो गलत है वही पूछा है इसमें, याद रखना।
अच्छा, ये पहला जो स्टेटमेंट है इसमें काफ़ी अच्छा है कि ऐसी खाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्ण तथा पिछला भाग चौड़ा होता है वो निम्न ज्वार के अंतर्गत, यानी निम्न ज्वार जो है निम्न ज्वार की स्थिति में बनता है। देखो, जब अग्रभाग चौड़ा हो और पिछला भाग संकीर्ण हो और देखोगे तो अधिक मात्रा में जल धाराएँ आकर के उस टाइम तट से टकराती हैं, तो वो स्थिति जो बनती है वो उच्च ज्वार के समय बनती है। यानी उच्च ज्वार की स्थिति में, ये उच्च ज्वार के समय कैसी स्थिति बनती है, यानी अग्रभाग चौड़ा पिछला भाग संकीर्ण और अधिक मात्रा में जलधाराएं आकर के तट से टकराएंगी तब। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, रसीले फलों के उत्पादन के लिए विश्व का कौन सा जलवायु प्रदेश सुविख्यात है? यानी रसीले फल जो हैं कौन से जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादित होते हैं? भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, विषुवतीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु प्रदेश। देखो ये भी पढ़ा होगा आपने, जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है उस क्षेत्र में रसीले फलों का जो है काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है, जैसे कि अंगूर की खेती है। ठीक है, अंगूर से आपको पता होगा शराब भी बनाई जाती है। और देखो ये जो क्षेत्र है भूमध्य सागरीय जो जलवायु का क्षेत्र है, इसका विस्तार देखोगे तो आप तकरीबन 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के जो अक्षांश हैं इन दोनों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य। और यह ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है और वर्षा जो है यहाँ पर शीत ऋतु में होती है। देखो हमारे यहाँ तो अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, लेकिन जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उस क्षेत्र में जो वर्षा होती है शीत ऋतु में होती है और यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो शुष्क रहती है। और यहाँ पर खट्टे पदार्थों का, खट्टे फलों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, याद रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मिलान करना है आपको, मिलान नहीं ये देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो इसमें पहला है, एक साइड में लिखे हुए हैं इसमें स्थानीय पवन और एक साइड में उससे संबंधित क्षेत्र। देखो फोन, ये जो स्थायी पवन है कहाँ पर चलती है फोन? यानी जो आल्प्स का क्षेत्र है जैसे कि स्विट्जरलैंड है उस क्षेत्र में काफ़ी चलती है ये फोन जो है। और ये गर्म पवन है, याद रखना, स्थानीय पवन है, ये गर्म पवन है, याद रखना। ठीक है, फोन काफ़ी पूछी जा सकती है, गर्म और शुष्क दोनों तरह की है ये। ठीक है, तो इसका तो इसमें मिलान सही दिया हुआ है। दूसरी है इसमें मिस्टल भी काफ़ी फेमस है, ये भी पूछी जा सकती है। और देखो ये ठंडी है, फोन तो गर्म, याद रखना, ये ठंडी है, ये भी पूछी जाती है कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। मिस्टल जो है ये ठंडी है और ये कहाँ चलती है? स्पेन और जो फ्रांस का क्षेत्र है उस साइड में अधिक चलती है, याद रखना। तो ये दूसरा भी मिलान सही है। तीसरी है इसमें सिमूम। देखो सिमूम में दिया हुआ है ये दक्षिण अफ्रीका, तो इसमें ये मिलान गलत है, क्योंकि जो सिमूम चलती है ना ये जो अरब रेगिस्तान का क्षेत्र है ये गर्म पवन है और उस साइड में चलती है, याद रखना। तो मिलान ये गलत दिया हुआ है, इसमें अरब करना है और जवाब भी यही हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। और देखो चिनूक हेलीकॉप्टर सुने होंगे आपने, चिनूक हेलीकॉप्टर तो काफ़ी सुने होंगे क्योंकि अमेरिका का हेलीकॉप्टर है चिनूक, तो उसी हिसाब से इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। ये जो रॉकी पर्वत क्षेत्र है उस साइड में ये प्रवाहित होती है और ये भी गर्म पवन है। जो कनाडा और अमेरिका का क्षेत्र है उस साइड में ये बहती है। ठीक है, गर्म और शुष्क है ये। ठीक है, तो ये भी मिलान देख लो इसमें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ये गर्म स्थानीय पवन है, ये भी ठीक है। देखो और 2-3 और नाम बता दो। एक सिरोको और सुनी होगी आपने, सिरोको लिख देता हूँ। देखो सिरोको ये स्थानीय पवन है और ये भी गर्म है, याद रखना। और ये जो सहारा रेगिस्तान का क्षेत्र है उससे भूमध्य सागर की तरफ प्रवाहित होती है, यानी उत्तरी भाग में बहती है ये अरब उसके अफ्रीका महाद्वीप के। ठीक है, और ये जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है जैसे उस साइड में बहती है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के जो मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, इटली यूरोप का हो गया ये जो देश हैं, और स्पेन, इन क्षेत्रों में ये प्रवाहित होती है और गर्म और शुष्क है। देखो एक ब्लैक रोलर भी है, उत्तरी अमेरिका में बहती है ये ब्लैक रोलर। देखो यामो तो जापान का शब्द है, समझ पा रहे होंगे। यामो गर्म है, ये स्थानीय पवन है और ये जापान में बहती है। सिमूम भी काफ़ी पूछी जाती है। देखो हरमटन बता दूं आपको, हरमटन ये भी पूछी जाती है, ये भी काफ़ी कॉमन है। हरमटन जो स्थानीय पवन है जो सहारा रेगिस्तान का क्षेत्र है उसमें बहती है, ये भी गर्म है, याद रखना। नार्वेस्टर भी पूछी जाती है, एक नार्वेस्टर
नॉर्वेस्टर को भी याद कर लेना। जो न्यूजीलैंड का क्षेत्र है, उत्तरी न्यूजीलैंड का उस साइड में बहती है, ये भी गर्म है। लू जो बहती है वो भारत का जो क्षेत्र है यानी उपमहाद्वीप का जो क्षेत्र है उस साइड में अधिक बहती है, भारत और पाकिस्तान के में। और क्या बताऊँ, और 2-3 ठंडी और हैं। एक तो मिस्टल बता दी मैंने, एक ब्लिजर्ड है ठंडी, एक बोरा, ये काफ़ी पूछी जाती हैं, तो इन सभी को भी याद कर लेना, ठीक है। और देख लेना अच्छे से, 10-15 और हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो एक साइड में जलप्रपात लिखे हुए हैं और एक साइड में नदियों के नाम लिखे हुए हैं। देखो कुंचिकल जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये किस नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात? देखो कुंचिकल है वराही नदी पर ही पड़ता है और वराही नदी पर पड़ता है और ये कर्नाटक ज़िले में पड़ता है। और तकरीबन जो इसकी ऊंचाई है ना वो 455 मीटर ऊंचाई है इसकी, 455 मीटर, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा इसमें जोग गरसोप्पा या इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, याद रखना। ये इससे पहले भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था और ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर है और ये भी कर्नाटक में पड़ता है, ये भी सही है। देखो शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी पूछा जा सकता है, ये भी कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक का एक मांड्या जिला है उसमें पड़ता है और ये कावेरी नदी पर है, ठीक है, ये भी सही है। देखो दूध सागर जलप्रपात ये इसमें गलत दिया हुआ है, ये गोदावरी नदी पर नहीं है क्योंकि ये मांडवी नदी पर स्थित है। किस पर है? मांडवी पर। दूध सागर जलप्रपात किस पर है? मांडवी नदी पर है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 300-310 मीटर के आसपास है। और ये गोवा, ये जो मांडवी, ये क्या बोलते हैं, मांडवी नदी जो है इसको गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो ये मिलान सही हो जाएगा इसका और आंसर भी इसका ऑप्शन डी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। भारत का लगभग 30% क्षेत्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। देखो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, ठीक है, पहले पर समझ लो। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तो समझ सकते हो 3 यही राज्य हैं सबसे बड़े भारत के, तो इन्हीं में होगा, कॉमन है इसमें। देखो उत्तर राजस्थान का क्षेत्रफल बता दूं, तकरीबन 3,42,000 कुछ समथिंग वर्ग किलोमीटर है, 3,42,000 याद कर लेना। देखो मध्य प्रदेश का भी बता दूं, तकरीबन 3,08,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। थोड़ा ही कम है महाराष्ट्र का, 3,07,000 कुछ और है, थोड़ा बहुत, इतना ही समझ लेना, कॉमन है इतना, 3,07,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है महाराष्ट्र का, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का कितना है? उत्तर प्रदेश का बता सकता है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का, याद रखना। आगे देखते हैं। अब ये देखो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। एक साइड में संस्थानों के नाम लिखे हुए हैं और एक साइड में मुख्यालयों के नाम। देखो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है। डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, याद रखना। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका का शहर है, अमेरिका की राजधानी भी है वाशिंगटन डीसी। देखो खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय ये पड़ता है रोम में, ये भी ठीक है, ठीक है, ये सही है इसमें भी। देखो यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को ये इसमें गलत दिया हुआ है क्योंकि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में पड़ता है, तो ये इसमें गलत है, ठीक है, पेरिस कर देना इसे। जवाब भी ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, और याद रखना WTO, इन दोनों का मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है, ये इसका सही है, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी, ये पूछा जा सकता है, 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों यानी AIFI में से नहीं है? नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। AIFI यानी भारतीय रिजर्व बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में से कौन सा नहीं है इन चारों में? देखो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके अधिकार में देखोगे तो 5 वित्तीय जो नियामक निकाय हैं वो आते हैं। RBI के अधिकार क्षेत्र में 5 वित्तीय नियामक निकाय आते हैं,
जैसे एक तो उसमें हम करते हैं शामिल नाबार्ड को शामिल करते हैं उसमें, और क्या करते हैं, क्या सिडबी आता है उसमें? देखो उसमें सिडबी भी है, एग्जिम बैंक भी है, लेकिन ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत ही आते हैं ना, या जो वित्तीय नियामक निकाय हैं ये तो आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो आरबीआई इसमें कैसे होगा? अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ये 3 दिए हुए हैं, रिजर्व बैंक नहीं है। देखो रिजर्व बैंक के बारे में बात करें, ये भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना जो की गई थी, कब की गई थी? यानी 1 अप्रैल 1935 को की गई थी इसकी स्थापना, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना। ठीक है, ये बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, केंद्रीय बैंक है भारत का। और जो मौद्रिक नीति है उसी के माध्यम से देश में जो मुद्रास्फीति हो जाती है उसको नियंत्रित करता है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, किस दिन यानी तिथि को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 सितंबर, 28 सितंबर, 27 सितंबर या 26 सितंबर? देखो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? देखो इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन इन पॉलिटिक्स, इसको लिखा है अरुण शौरी ने। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अरुण शौरी ने लिखा है इसको। ये जो अरुण शौरी हैं एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, पत्रकार भी हैं, ये लेखक भी हैं, याद रखना। और तो और ये राजनीतिज्ञ भी हैं, याद रखना इनके बारे में। आगे देखते हैं अब, देखो निम्नलिखित में से किस कंपनी को प्रतिष्ठित 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस कंपनी को? एनटीपीसी, ओएनजीसी, एनएचपीसी या यानी CIL? बताइए 2023-24 के लिए किस कंपनी को प्रतिष्ठित 2023-24 का पसंदीदा कार्यस्थल चुना गया है? देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एनटीपीसी को। एनटीपीसी को 2023-24 के लिए पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्न में से कहाँ संपन्न हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, बंगलुरु कर्नाटक में या हैदराबाद तेलंगाना में? देखो जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है ये गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में। और यह जो सम्मेलन हुआ है भारत की जो G20 की अध्यक्षता है उसमें संपन्न हुआ है, याद रखना। आगे देखते हैं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला इसमें ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 78वें स्थान पर है। क्या भारत इसमें 78वें स्थान पर है? देखो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कुल 120 देशों को शामिल किया गया है, इसमें भारत क्या 78वें स्थान पर है? बताइए। देखो इसमें ये गलत दिया हुआ है क्योंकि भारत इसमें 78वें स्थान पर नहीं है, जो भारत को इसमें रैंक दी गई है वो 67वीं रैंक दी गई है, इस वजह से इसमें पहला गलत हो जाता है। और 120 देशों को इसमें शामिल किया गया है इस सूची में। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं जो सूचकांक है यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है। देखो इसमें ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में स्वीडन को इसमें शीर्ष स्थान मिला है, तो इसमें ये दूसरा सही है। देखो अगर इस रिपोर्ट के अनुसार देखोगे तो भारत ने जो सार्वभौमिक विद्युत पहुंचना है विद्युत के क्षेत्र में, इसके अलावा जो खाना पकाने का जो आदर्श विकल्प है, फिर इसके अलावा नवीन ऊर्जा परियोजनाएं हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सुधार किया है भारत ने। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से वैश्विक स्तर पर भी स्कोर में तकरीबन 10% की इसमें वृद्धि हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें भारत ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 67वें स्थान पर है। इसमें कुल 120 देशों को शामिल किया गया है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, याद रखना। और स्वीडन इसमें शीर्ष स्थान पर है, तो इसमें ओनली ऑप्शन बी सही है। सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी की भारतीय महिला युगल जोड़ी ने ट्यूनिस में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट 2023 का खिताब निम्न में से किन खिलाड़ियों को हरा करके जीता है?
देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी याद कर लेना, इतना याद कर लेना कि सुतीर्था मुखर्जी और अयेका मुखर्जी ने महिला युगल जोड़ी ने ट्यूनिस में WTT कंटेंटर टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और किसको हराया है इस क्वेश्चन में देख लो। तो इसमें देखो मियूट किहारा और मिवा हेरीमोतो इन दोनों को हराया है। और जीता किसने है इसे? महिला युगल जोड़ी है भारतीय, सुतीर्था मुखर्जी और अयेका मुखर्जी ने। जुलाई 2023 में देश भर में पशु चिकित्सा उत्पादों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र विकसित करने हेतु निम्न में से किस पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया है? तीनों के द्वारा किया गया है। विनिर्माण केंद्र विकसित करने के लिए ये पोर्टल है मत्स्य पालन, पशुपालन और केंद्रीय डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया है। कपिला, नंदी, कामधेनु या सुरभि? बताइए क्या नाम है इसका? तो देखो इसका सही जवाब है नंदी पोर्टल। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, नंदी पोर्टल। देखो इस पोर्टल को, यानी इस पोर्टल को क्या बोलते हैं, इसका शुभारंभ करने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है, यानी आवेदनों को समय पर संसाधित करना। इसके अलावा कह सकते हो आवश्यक जो उत्पाद हैं उसके लिए जो गैर आपत्ति प्रमाण पत्र हैं वो प्राप्त करना है। इसमें ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका, समझ सकते हो। तो ये नंदी पोर्टल केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तीनों के द्वारा ये इसका शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला है इसमें जहांगीर के समय दक्षिण भारतीय राज्य बरार में हलों की संख्या के आधार पर भू राजस्व वसूला जाता था। क्या ये सही है? देखो ये पहला ही इसमें गलत है, और गलत ही पूछा है। क्यों गलत है? देखो हिस्ट्री काफ़ी पूछी जाती है ROARO और UPPCS में, और अधिकतर संभावना हिस्ट्री से गलत होने की होती है। और हिस्ट्री को ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं दक्षिण भारत में बरार में हलों की संख्या के आधार पर भू राजस्व वसूला जो जाता था, ये जहांगीर के टाइम में नहीं, ये अकबर के टाइम में, यानी अकबर के समय में दक्षिण भारतीय जो राज्य है बरार, उसमें हलों की संख्या के आधार पर भू राजस्व वसूला जाता था। देखो औरंगजेब ने ग्रामीण क्षेत्रों में जजिया कर की वसूली के लिए अमीनों की नियुक्ति की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि अमीनों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? औरंगजेब के द्वारा, जो इसमें दूसरे में दिया हुआ है। ये बिल्कुल सही है। तीसरा इसमें शाहजहां ने एक परगने में 2 या 2 से अधिक कानूनगों की नियुक्ति शुरू की, जिसे औरंगजेब ने बंद कर दिया। और शेरशाह तथा अकबर के भांति पुनः एक ही कानूनगो की नियुक्ति करता था। तो देखो ये तीसरा भी सही है। और इसमें ये चौथा देखो, अकबर के सिक्कों पर धनुर्धारी राम और सीता की आकृति दर्शाई गई है। तो देख सकते हो ये तीनों सही हैं। जो इसमें पहला है ये जहांगीर के समय नहीं होगा, अकबर के टाइम में जो दक्षिणी भारतीय राज्य है बरार, उसमें हलों की संख्या के आधार पर भू राजस्व वसूला जाता था। तो यही आंसर है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद, नुसरत शाह। देखो तुगलक वंश का अंतिम जो शासक हुआ है वो नसीरुद्दीन महमूद हुआ है। और तुगलक वंश रहा है 1320 से लेकर के 1414 तक। ठीक है, सबसे अधिक टाइम तक तुगलक वंश ने ही दिल्ली सल्तनत में शासन किया है, याद रखना। देखो इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक इस वंश का फेमस शासक हुआ है। इसने 1351 से लेकर के 1387 तक शासन किया है। ठीक है, और इसको राजनीतिक तौर पर तो अकबर से तुलना की गई है इसकी, और कट्टरता में औरंगजेब से। इसी के द्वारा सर्वाधिक नहरों का भी निर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, याद रखना। काफ़ी पूछा जा सकता है। फिरोज शाह तुगलक काफ़ी फेमस शासक है तुगलक वंश का। ठीक है, बताने को काफ़ी है लेकिन इतना ही समझ लो, लम्बा हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 19, मुगल शासक हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? चुनार दुर्ग पर 1532 में, 1531 में, 1533 में, 1536 में, कब किया था? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हुमायूं के द्वारा जो चुनार दुर्ग है उस पर जो आक्रमण किया गया था 1532 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी चुनार दुर्ग पर जो पहला आक्रमण किया था हुमायूं ने 1532 में किया था। और ऐसा कहा जाता है कि 4 महीने पर इस किले पर इसने कब्जा भी कर लिया था। वहाँ पर जो शेरशाह सूरी था उसको इसने
नहीं 1532 में नहीं, फिर 1536 में हुमायूं ने जो चुनार का किला था उस पर फिर आक्रमण किया था 1536 में, और 1536 में किया था। और शेरशाह सूरी को फिर बंगाल छोड़ने के लिए बाध्य भी कर दिया था, यानी कह सकते हो शेरशाह सूरी को जो है बंगाल छोड़ना पड़ा था उस टाइम 1536 में। और देखो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है, और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसका ये पहला मकबरा है हुमायूं का जो दिल्ली में बना था, और इसका जो निर्माण हुआ था तकरीबन 1570 के आसपास हुआ था। और देखो और क्या बताऊं, देखो इसका निर्माण जो कराया गया था अकबर के संरक्षक में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, देखो इसमें आप ये मत समझ लेना कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया, नहीं, अकबर ने नहीं बनवाया, लेकिन अकबर का संरक्षक था, क्योंकि उस टाइम अकबर शासक था। लेकिन इसको जो बनवाया था हुमायूं की बेगम थी, जिसका नाम था हाजी बेगम, उसने बनवाया था। ठीक है, और देखो हुमायूं की जीवनी भी लिखी थी, इसकी बहन थी गुलबदन बेगम, उसके द्वारा हुमायूं की जीवनी लिखी गई थी। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? एवाज नासिरुद्दीन महमूद, अली मर्दान या मलिक जानी को? देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था, बिहार में। देखो बंगाल का गवर्नर अली मर्दान इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के समय एक स्वतंत्र सुल्तान बन गया था। ठीक है, कौन? अली मर्दान जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में, ये बंगाल का गवर्नर था और ये स्वतंत्र शासक बन गया था, समझ सकते हो। देखो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देश के पहले कंजर्वेशन रिजर्व आसन वेटलैंड को अक्टूबर 2020 में रामसर कंजर्वेशन साइट की सूची में शामिल किया गया। दूसरा, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है। बताओ इन दोनों में कौन सा सही है? देखो ये दोनों ही कथन सही हैं। देश के पहले कंजर्वेशन रिजर्व आसन वेटलैंड को अक्टूबर 2020 में रामसर कंजर्वेशन साइट की सूची में शामिल किया गया, तो देखो बिल्कुल सही है ये पहला तो। और देखो इसके बारे में बता दूं, ये कंजर्वेशन जो रिजर्व है उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है, और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। याद रखना, किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे है, यमुना के, याद रखना। देखो दूसरा, इसमें आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड की पहली है, तो देखो ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरणीय निम्नीकरण होने में विनिर्माण क्षेत्रक यानी मुख्यतः किनके या किसके दौरान कारक होता है? विनिर्माण क्षेत्रक मुख्यतः पर्यावरणीय निम्नीकरण होने में विनिर्माण क्षेत्रक मुख्यतः किसके दौरान कारक होता है? देखो प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति और उपयोग, औद्योगिक प्रक्रियाएं और कार्यकलाप, उत्पाद उपयोग और निपटान। तो बताइए इन तीनों में। देखो पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी क्षरण होने में विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति, उपयोग अर्थात यानी खनन, औद्योगिक प्रक्रियाएं, इसके अलावा विनिर्माण कार्य, और अंत में देखोगे उसके उपयोग व निपटान के दौरान होती हैं। तो समझ सकते हो ये तीनों ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, याद रखना ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको मिलान करना है। देखो एक साइड में आंदोलन सक्रिय यानी सक्रिय आंदोलनों के नाम लिखे हुए हैं, और एक साइड में संबंधित व्यक्तियों के नाम है। देखो चंपारण आंदोलन, चंपारण देखो 1917 में हुआ था, और ये गांधी जी ने किया था, और इसमें जो है ये नील आंदोलन भी कह सकते हो चंपारण आंदोलन को। ठीक है, तो इसमें सहयोग किया था राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो ये इसमें सही है। देखो एक 1859-60 में एक नील विद्रोह हुआ था, उसे मत समझ लेना, ये अलग है। चंपारण के जो वर्ष 1917 के जो नील आंदोलन में हुआ था, इसमें राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में भूमिका निभाई थी, समझ सकते हो। देखो अहमदाबाद मिल श्रमिक इससे कौन संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी भाई देसाई जो हैं।
इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसमें मिलान गलत है। देखो दोबारा से समझो, चंपारण हुआ 1917 में। इसके बाद देखोगे 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, जो भू लगान न देने के जो आंदोलन में उसके विरोध में हुआ था। इस आंदोलन में देखोगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने महात्मा गांधी का सहयोग किया था। चंपारण जो सत्याग्रह गांधी जी का भारत में देखोगे आप तो पहला सत्याग्रह था। सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का कौन सा है? सत्याग्रह है चंपारण, जो 1917 में हुआ। और ये जो हुआ था, ये नील की खेती के जो किसान थे, किसान करते थे नील की खेती, उनके समर्थन में हुआ था। और इसमें महात्मा गांधी की विजय भी हुई थी। और देखो सरदार को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और देश का एकीकरण इन्हीं के प्रयासों से किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही। और ये जो दिया हुआ है तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित हैं, सहयोग किया था इसमें। तो समझ सकते हो ये 3 सही, 1 और 3 सही है इसमें। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। देखो पहला हुआ था 1885 में, कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। तो दूसरा हुआ था कोलकाता में 1886 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहला जो हुआ था 85 में, उसमें WC बनर्जी के द्वारा इसमें अध्यक्षता की गई थी। दूसरा है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, कलकत्ता में, सही है इसमें। तीसरा इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में वर्ष 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता भी किया। तो समझ सकते हो ये दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है इसमें, पहला ही गलत है ओनली। 2 और 3 सही हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 25, ये देखो क्वेश्चन नंबर 25, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बताइए किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? देखो काफ़ी अच्छा कॉमन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। देखो इसका पहला जो ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, इसी ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो इस अधिनियम के द्वारा नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी जो मापदंड है उसको अपना करके भेदभाव समाप्त किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के जो वाणिज्यिक एकाधिकार हैं उनको भी समाप्त किया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और फेमस क्वेश्चन है, ये समझ लेना। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना प्रारंभ किस वर्ष की गई? 1952, 54, 56 या 58 में? बताइए। देखो चकबंदी जो थी ये उत्तर प्रदेश में 1954 में स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो वर्तमान का जो मुजफ्फरनगर है उसका जो कैराना तहसील है और जो सुल्तानपुर का मुसाफिर खाना तहसील है वहाँ से प्रारंभ की गई थी। याद रखना, मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील और सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना तहसील, इन दोनों जगहों से 1954 में ये चकबंदी योजना जो है उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। देखो वर्ष 1954 में चकबंदी योजना को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया था। चकबंदी व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य को अनेक खंडों में भी विभाजित किया गया था, ये भी याद रखना। देखो इसमें देखोगे आप तो प्रत्येक कटक में जो चकबंदी समिति थी उसको गठित किया गया था तब। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? बनारस, उन्नाव, हमीरपुर या इलाहाबाद? देखो 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। और इसमें क्या पूछा है? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या भी सबसे अधिक इलाहाबाद में ही है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों की ट्रिक बता दूं, PMG, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये 3 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है, याद रखना। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक प्रयागराज में ही रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? गंडक राजघाट बांध परियोजना, रेहंद बांध परियोजना, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दोनों की संयुक्त, दोनों के मध्य कौन सी है?
देखो राजघाट बांध जो परियोजना है एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यानी वह परियोजना जिसके काफ़ी उद्देश्य हों तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। सिंचाई के लिए सिंचाई परियोजना होती है, ठीक है, याद रखना। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजघाट बांध परियोजना, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो राजघाट बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर है। किस नदी पर? बेतवा पर। रेहंद बांध परियोजना ये जो सी में दी हुई है ये रेहंद नदी पर है। और ये गंडक परियोजना ये गंडक नदी पर है। उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त है, यूपी और बिहार की है ये गंडक जो है। मैप देख लेना उत्तर प्रदेश का अच्छे से। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक साइड में वन्यजीव बिहार है और एक साइड में ज़िले हैं। देखो किशनपुर जो वन्यजीव बिहार है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, नेपाल से सीमा बनाता है, उसमें पड़ता है, ठीक है, ये मिलान सही है इसका। कछुआ ये वाराणसी में पड़ता है। कछुआ वन्यजीव बिहार कहाँ पर है? वाराणसी में, ये भी सही है। देखो रानीपुर ये चित्रकूट में पड़ता है। चित्रकूट और जो महोबा क्षेत्र है ये सही है। महावीर स्वामी ये ललितपुर में पड़ता है, ना कि सोनभद्र में, याद रखना ललितपुर होगा इसका। ललितपुर यूरेनियम के लिए भी प्रसिद्ध है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कारण और कथन है, देखना है पहले इसमें। देखो कथन देखते हैं, विदेशों से अथवा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से केवल भारत की केंद्र सरकार ऋण ले सकती है। कारण है इसमें राज्य सरकारें विदेशों से ऋण नहीं ले सकती हैं। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है? देखो विदेशों से यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखोगे तो जो ऋण ले सकती है भारत में केवल केंद्र सरकार को अधिकार दिया हुआ है, ना कि राज्य सरकारों को। अगर राज्य सरकारों को ऋण लेना है तो उसमें केंद्र की स्वीकृति मिलेगी। केंद्र के माध्यम से ही राज्य सरकारें विश्व बैंक से या फिर और किसी देश से ऋण लेती हैं। तो समझ सकते हो ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ये जो व्याख्या नहीं हो रही है कारण, यानी कारण है इसमें कि राज्य सरकारें विदेशों से ऋण नहीं ले सकती हैं, तो इससे ये व्याख्या नहीं हो रही है कि केंद्र सरकारें ऋण ले सकती हैं, ठीक है। ये दोनों ही सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इस तरह से ये आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक भी कर लो। बाय।